गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। डायग्राम्स के बेसिस पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नो डाउट काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस की बात करें तो देखिए मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या चार्ज कंटेनिंग सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मैं छोटा सा एक एरिया चूज कर लेता हूं और ये एरिया ही नहीं, ये एरिया वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस मैं ट्रीट करता हूं या चूज करता हूं, जिसे मैं एन कैप से डिनोट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाता है मेरा क्या, गॉसियन सरफेस। अब नो डाउट जब हम लोग गॉस थ्योरम की बात करेंगे, अब तो सारा पढ़ ही चुके हैं, तो गॉस थ्योरम की बात करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे, तो ऑलवेज हम लोगों को इसी गॉसियन सरफेस एरिया डीए की बात करनी है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को या व्हाटएवर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल टू सरफेस की डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो ऑब्वियस है इनके बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है और गॉसियन सरफेस की डायरेक्शन अलग है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो उन लोगों ने यहां एक डायग्राम की हेल्प से शो करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोग कुछ और बात करें, 180 डिग्री की भी बात यहां पे कर सकते हैं, अभी करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात हम लोग यहां समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग लेकर के आते हैं किससे, बी ए कॉस थीटा से। यहां चाहें तो इसका इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे सिर्फ सीधे सीधे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, सब लोग जानते हैं। एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, और निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हम लोगों ने यहाँ पे थीटा डिनोट किया है। अब जीरो कब होगा, पर्टिकुलर एंगल थीटा कब होगा, ये बात ऊपर वाले डायग्राम में हम लोग शो कर चुके हैं। जैसा हम लोगों ने यहाँ डिपेंड कर रखा है, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो पक्का है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम है, एंगल जीरो है, तो ऑब्वियस है ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर ये मेरा 180 है तो नेगेटिव होगा। यहां इस वाली फिगर में हमने दिखा रखा है कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंगल इन दोनों के बीच में 180 है, तो जो फ्लक्स है वो मेरा विद नेगेटिव साइन होगा। मैक्सिमम के लिए प्लस बी का कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस आप लोगों से कई बार डिस्कस हो जाती हैं, तो आपको सीधे सीधे याद रखनी चाहिए, दैट इज ml2 a-1 t-2। इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में ऐसा यूनिट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेबर, और कैपिटल W स्मॉल b से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट का डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने यहां सीखी। ये पॉजिटिव फ्लक्स को शो करता है, नेगेटिव फ्लक्स को शो करता है। देन आफ्टर कुछ और हम लोगों ने यूनिट्स को एलोबरेट करने की कोशिश की है। यहां पे हम डिफरेंट फॉर्मूलों से अलग अलग यूनिट्स ला करके यहां छोड़ सकते हैं। सबसे पहले बताया कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी है, वेबर, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। अब अगर मैं इस वेबर को इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स कहता हूं तो टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, जैसा कि अभी आपने p into a पढ़ा है, cos थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं। टेस्ला को और मीटर स्क्वायर को मैं फर्दर न्यूटन मीटर पर एम्पियर से डिनोट कर सकता हूं, जूल पर एम्पियर से कर सकता हूं, वोल्ट कूलम पर एम्पियर से कर सकता हूं, वोल्ट इनटू सेकंड से कर सकता हूं, या ओम कूलम से कर सकता हूं, हेनरी एम्पियर से कर सकता हूं। लास्ट में फाइनली वही हम लोगों ने डायमेंशन दिया है। तो डिस्टेंस यहां देखने वाली बात यह है कि यूनिट एक है, पर्टिकुलर इसी के लिए। देखिए, जब आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे होते हो और अगर आपको कहीं फंसता है तो ये एक
अपने आप में बड़ा ही मैं समझता हूँ इफेक्टिव वे आपको मिल जाता है कि अगर आपको ये सारा क्लियर है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्वेश्चन जो यूनिट वाला है वो फंसेगा, क्यों सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसी में मिलती है आपको। डियर स्टूडेंट्स, सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करें तो सीजीएस में गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग मैक्सवेल के नाम से जानते हैं, और 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं। अब मैक्सिमम फ्लक्स कहां होगा, मिनिमम फ्लक्स कहां होगा, ये बात मैंने बताई। अब यहां एक बात देखिए, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो BA है, और जीरो फ्लक्स को बताइए सबको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब मिनिमम फ्लक्स की बात करेगा तो मिनिमम फ्लक्स में डियर स्टूडेंट्स -BA आप लोगों को मेंशन करना है। अब जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये मेरा होगा क्या, जीरो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और बातें हम लोग आगे देखें, इंपॉर्टेंट बातें ही हैं। एरिया के कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने यहां पे दिया फ्लक्स जीरो कब है, मैक्सिमम कब है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरी फॉर्म है, जस्ट लाइक सिलेंडर है। अब जरा सिलेंडर के केस में डायग्राम देखिए, काफी बार क्वेश्चन आप लोगों से शेयर होता है, डिस्कस होता है। मान लीजिए ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो बात ही नहीं करनी है। अब इसमें तीन एरिया मेरे को मिलते हैं, एक ये वाला एरिया मिलता है जिसकी डायरेक्शन ये है, दूसरा एरिया ये मिलता है जिसकी डायरेक्शन ये है, और तीसरा गॉसियन सरफेस ये मिलता है। चाहे मैं इसको ऊपर लूं, साइड में लूं, नीचे लूं, कहीं भी लूं, लेकिन हर केस में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और गॉसियन सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो जो भी इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा वहां से फ्लक्स जीरो होगा। अब इसको जरा देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। अल्टीमेटली इस तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड BA होगा, जबकि यहां मैं अगर देखता हूं तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली यहां पे माइनस का BA मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे को मिलने वाला है। तो ये मेरे को यहां एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज करेंगे तो EMF इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका डिफरेंट मैनर्स में, डिफरेंट वेज में आप लोगों को मिल सकता है। देखिएगा, ये मेरे पास कोई सिंपल सा कॉइल है, इसमें करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, ये सिंपल सा कॉइल है, इसमें मैंने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब अगर आप नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां से फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया चेंज होगी। जब ये नजदीक आएगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, जब ये दूर जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। जब फ्लक्स चेंज होगा तो चेंजिंग फ्लक्स जो है वो कॉज करता है इंड्यूस्ड EMF को, और इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू माइनस का d∅/dt होता है। 100 बातों की एक बात सिंपल सा आप लोग यहां पे लिख सकते हो, dBA cos θ/dt। अब डियर स्टूडेंट्स यहां B को चेंज करते हो, A को चेंज करते हो या थीटा को चेंज करते हो तो निश्चित रूप से EMF आपका इंड्यूस हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज को करो, दो को भी कर सकते हो, तीनों को एट ए टाइम भी चेंज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें से कोई एक, कोई दो या कोई तीनों की तीनों अगर मेरी चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो EMF यहां इंड्यूस होता है। अब मान लीजिए सर्किट मेरा कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, चलो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है तो सर्किट तो कंप्लीट है, करंट तो फ्लो करेगी। तो इंड्यूस करंट I मेरा कहलाएगा ये रेजिस्टेंस है जो भी हम लोगों ने इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लगा रखा है। माइनस का साइन बेसिकली दिया किसने, लेंज ने, डायरेक्शन बताने के लिए। और एक सिंपल सी बात, यहां लेंज लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच लाइक दैट it opposes the cause by which it is induced। तो लिखना तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में लेकर के आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए ट्रॉली का केस लेकर के बता रखा है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टेशनरी रखता हूँ और ट्रॉली की हेल्प से इसको नजदीक लाता हूँ, बात देखिए भैया चाकू तरबूज के ऊपर गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर गिरे, कटना तो तरबूज को है। कहने का मतलब आप कॉइल को स्टेशनरी रखो, मैग्नेट को चेंज करो, या आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, कॉइल को आप रिलेटिव मोशन दो, तो दोनों ही स्थितियों में फ्लक्स चेंज होगा, और जब दोनों ही स्थितियों में फ्लक्स चेंज होगा तो EMF भी इंड्यूस होगा, और सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो इंड्यूस करंट भी इंड्यूस होगी। और इसी इंड्यूस करंट को हम लोग एडी करंट के नाम से भी जानते हैं।
अब ये ऑब्जर्वेशंस किसने लिए थे? फैराडे ने लिए थे। फैराडे के 2 ऑब्जर्वेशन थे, उनके बेसिस पे उसने क्या बना दिया? 2 लॉ बना दिए। अभी लॉ की बात करेंगे, पहले थोड़ा जरा ऐसे देख लें। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां आपने परमानेंट मैग्नेट ली ही नहीं है, यहां तो आपने सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स क्या कर रखा है, यहां आपने एक ये सोलेनॉइड बनाया, इस सोलेनॉइड में वेरिंग करंट फ्लो कराई है। ये जो आप रियोस्टेट वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, यहां से जैसे जैसे इसको स्लाइड करोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस सर्किट में बैटरी लगी हुई है तो यहां से करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब उसी चेंज इन फ्लक्स को हमने दूसरी कॉइल में डाल दिया। ये यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर ली हुई है, ये इसलिए ली हुई है कि जो भी यहां से फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सारा का सारा इसके थ्रू पास ऑन हो जाए। अब भैया यहां से पास ऑन होगा मेरा फ्लक्स, यहां पे जाकर के चेंज होगा, चेंज होगा तो इस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट भी फ्लो करेगी। और नो डाउट हम यहां से एक कॉइल की हेल्प से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करा रहे हैं। इसी को लेटर ऑन हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल के अंदर आप चेंजेस करते हो, दूसरी कॉइल में उसके इफेक्ट्स मिलते हैं। अब कोई स्टूडेंट यहां ये कहेगा कि सर जब हम इसमें चेंज कर रहे हैं करंट, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं होंगे? एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप सही हैं, पक्का होंगे। उसी को तो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस कहा है, जिसे हम लोग इनर्शिया ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर से करंट की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो उसी कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसमें होने वाले करंट चेंजेस को अपोज करती है। लेंज ने बताया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ करंट। अब अगर देखो तो मास या जो नॉर्मल इनर्शिया आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो, वो भी तो ये कह रहा था कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू any body opposes any change in their position or orientation, same thing is there। यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की बात करूं, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, तो सेल्फ इंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। एग्जैक्टली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue it opposes any change in current flowing through it। तो सिंपल सा कांसेप्ट है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक कॉइल में आप चेंज करते हो, दूसरी अपोज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो मैंने इसी डायग्राम के ऊपर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी बात बता दी और सेल्फ इंडक्टेंस की भी बात बता दी। अब दो प्रॉपर्टी हैं, जैसे मैंने कहा मिठाई या मीठा, मीठा इज अ प्रॉपर्टी। अब कितना मीठा, भैया आपने चाय में चीनी डाल दी, अब चाय में चीनी अगर आपने ज्यादा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मीठी हो जाएगी, कम डाली तो कम मीठी होगी। अब सिंपल सा क्वांटिटी तो मुझे कहीं बतानी पड़ेगी, बस। तो वही यहां है कि अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को यानी कि जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है करंट की, उसको अगर मैं क्वांटिटेटिव कहना चाहता हूं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट अगेन यहां पे हम लोगों को दे रखा है। अब देखिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलता है, इसको जरा हम लोग देखने की कोशिश करें। हालांकि है तो थोड़ा सा हॉट्स वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन बिटवीन कोएक्सियल कॉइल्स। अब कोएक्सियल का मतलब जिसका एक्सिस एक ही हो, अब इन कॉइल्स का जो एक्सिस है वो सेम है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहला केस, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल मूव्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एक कॉइल तो मेरी कैसी है, स्टेशनरी है, और दूसरी कॉइल को मैं मोशन में ले जा रहा हूं, पहली तरह का। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, निश्चित सा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी। जैसे जैसे ये दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, फील्ड लाइन चेंज होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब चूंकि सर्किट कंप्लीट है, यहां पे गैल्वेमीटर लगा रखा है तो इसमें करंट भी फ्लो करेगी, फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। डियर सेकंड कॉन्सेप्ट है व्हेन टू करंट कैरिंग कॉइल्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। देखिए अब क्या हो रहा है जी, यहां पे सेम डायरेक्शन में करंट है, ये आप देखें। अब इसमें लड़ाई होती है, क्या लड़ाई होती है भैया, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो उसको अलग सेंस में करंट की फ्लो दिखाई देगी। अब अगर यही ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो जाए तो फिर इसको सेंस जो है वो अपोजिट दिखाई देगी।
तो ऑब्वियसली जो भी करंट की साइंस होगी उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग लेंज लॉ की बात करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बात करेंगे। तो ध्यान रहे हमें यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को केयरफुली देखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो बहुत पहले ही बता चुके हैं हम लोग। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बता दिया यहाँ पे d∅/dt। अब देखिए n और आ गया। अब ये n क्या है? अभी तक जो हम लोग डिस्कशन में ले रहे थे वो सिंगल टर्न वाली कॉइल ले रहे थे। अब मान लीजिए ये कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो भैया हमने यहाँ पे n डाल दिया। ये माइनस का साइन आपको पता ही है। अब d∅ चेंज इन फ्लक्स को हम कह सकते हैं φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1, यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट की बात करें तो I इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E ओवर R होता है। करंट की डायरेक्शन हम नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोगों ने यहां पे इसका क्या ले रखा है? मैग्नीट्यूड ले रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला में जो चेंज इन फ्लक्स का है उसको यहां पे और मेंशन कर दूं तो मैं समझता हूं फिर आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अभी हमने यहां ऊपर देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस d∅/dt है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइनस का dBA cos θ/dt है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्थिति में यहां पे क्या हो रहा है? माइनस का साइन तो छोड़िए, यहां पे बाहर है ही वो तो। अब यहां पे आप लिखिए B2A2 cos θ2 माइनस B1A1 cos θ1 अपॉन में लिखिएगी T2 माइनस T1। दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया फाइनल फ्लक्स, ये हो गया इनिशियल फ्लक्स, ये हो गया फाइनल टाइम और ये हो गया इनिशियल टाइम। मैं समझता हूं अब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें वो दो चीजें एट ए टाइम चेंज कर रहा है, तो वो अगर क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आप जो है ना इस कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब इसका देखिए, अगर मैं टाइम के साथ एरिया को चेंज कर रहा हूं तो इसे मैं कहता हूं मोशनल ईएमएफ। ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा। अब मैं पूरा डेरिवेशन तैयार नहीं करा रहा, आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं। पूरा डेरिवेशन देखना है तो आप निश्चित रूप से जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें जाकर के देखेंगे। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने विद नेगेटिव साइन d/dt BLX लिया, बाकी सब कांस्टेंट था। dx/dt इसी को वेलोसिटी कहते हैं। यहां से फॉर्मूला आ जाता है BLV। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर यहां मान लीजिए थीटा 0 ना हो, अब थीटा 0 ना हो तो ऑब्वियसली यहां पे एंगल और आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर फिगर में तो हम लोगों ने क्या ले रखा है? थीटा 0 ले रखा है। यानी जो गॉसियन सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए इस BLV में आपका थीटा नहीं आ रहा है। ये डायरेक्शन देने के लिए देखिए, यहां से अगर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करता हूं तो डायरेक्शंस दे सकता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे रसगुल्ला खाना है। अब रसगुल्ला खाया तो राइट हैंड पता लग गया। अब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा जस्ट लाइक ए गन, ठीक है। अब इसको कहूंगा MBI, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र बोले तो मोशन, काहे का मोशन? देख लो, चार्ज पार्टिकल हो सकता है, व्हाटएवर, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है। B दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये इंड्यूस वाली है, ठीक है ना। अब इंड्यूस वाली जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल रही है, इसमें आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का मतलब अगेन वही कन्वेंशनल करंट है। और कन्वेंशनल करंट क्या होती है? कन्वेंशनल करंट उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का मोशन होता है। तो यहां से आप लोग महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को देख सकते हैं। अब कोई कहता है कब लगाएंगे? पूछने और बताने की बात ही नहीं है भैया। तब लगाएंगे जब मोशन मेरे को पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो और इंड्यूस करंट निकालना चाहता हूं, या मेरे को इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दे रखी है, फील्ड दे रखा है, तो मैं मोशन निकाल सकता हूं। मतलब तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी प्रोवाइडेड होंगी और तीसरी वो पूछेगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये अब जेट प्लेन, एरोप्लेन और ये वाला केस थोड़ा होता तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, लेकिन बड़ा आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। होता क्या है समझिए, मैं यहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के डिस्कशन कर देना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए मेरे पास में अर्थ,
ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। अब डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे एंटर करती हैं, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे एंटर करती हैं। भाई ये मेरे पास क्या हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ये ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि ये हवाई जहाज जो है ना वो अर्थ क्रस्ट के अंदर तो चलेगा नहीं। अब डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर मैं इस सरफेस के ऊपर बनाना चाहूं तो सरफेस के ऊपर ये हो गई कुछ इस तरीके से। अब जरा देखिए, मेरे पास अगर कोई भी बॉडी है जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए गिरती है, तो अब इस बॉडी का जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब अगर ये ईस्ट वेस्ट गिरती है तो ऑब्वियसली जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, उसको क्लैश करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड को क्लैश करेगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी टाइम टू टाइम, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहां भी एक बात और समझने की है कि मेरे पास एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको मैं वीवी कहता हूं, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट, मैं जो अभी बात कर रहा हूं ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो अर्थ की सरफेस पे जैसे कोई भी पेड़ खड़ा होता है उस तरीके से हर जगह पे ऊपर की तरफ खड़ा होगा जी, ये खड़ा होगा, ये मैंने दिखा दिया सरफेस पे। ये सरफेस पे हर जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड खड़ा होगा, जस्ट लाइक ए कोई भी पेड़। यूकलिप्टस का पेड़ ले सकते हैं, अब नीम का पेड़ लोगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें तो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से वाला, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट तो आप अपने कोई भी करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर है, चाहे वो एरोप्लेन के विंग्स ही क्यों ना हो, डियर स्टूडेंट किसी भी डायरेक्शन में अगर स्वैप करोगे, जस्ट लाइक आपकी ट्रेन चलती है, अब ट्रेन के एक्सल है, ट्रेन के एक्सल क्या होता है, अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस जिन लोगों ने कर रखे हैं वो समझ रहे होंगे, ये ट्रेन के पहिए हैं, ये एक्सल है। अब इस एक्सल को आप नॉर्थ साउथ चलाओ, ईस्ट वेस्ट चलाओ, किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, वर्टिकल कंपोनेंट को तो क्लैश करेगा ही करेगा, अल्टीमेटली ईएमएफ तो जनरेट होगा ही होगा। अब एनसीईआरटी में बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि भैया वो गोमती एक्सप्रेस है, लखनऊ से दिल्ली आ रही है और उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो भैया बता दो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, वर्टिकल कंपोनेंट क्लैश होने ही होना है। अब बात आती है ऊपर से नीचे गिरने वाली, तो वो मैंने पहले ही डिस्कस किया है इस ब्लू कलर में कि भैया एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के विंग्स जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट को तो हर जगह काटेंगे, किसी भी ओरिएंटेशन में चल दे वो, लेकिन जब वो ऊपर उठ रहा होगा या नीचे गिर रहा होगा, अब ऊपर उठना गिरना ऐसा नहीं है कि क्रैश ही हुआ है भैया, टेक ऑफ की बात कर सकते हैं, लैंडिंग की बात कर सकते हैं हम लोग। तो अगर उसकी लॉन्गर साइड कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, डिस्टेंस जो विंग वाली साइड है वो लॉन्गर साइड होती है इसकी। तो अगर विंग वाली साइड या लॉन्गर साइड ईस्ट वेस्ट में है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्लैश करेगा। फॉर्मूला क्या लगाओगे, BLV जनरल फॉर्मूला है, B की जगह पे आप लगाओगे BH और L की जगह पे लगाओगे लॉन्गर साइड और V वेलोसिटी है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब यहां भी एक बड़ा मजेदार सा केस है, रॉकेट का केस है, ऑल ऑफ सडन ऊपर उठता है या बड़े एंगल से ऊपर उठता है। ऐसी जेट प्लेन्स हैं, अब जेट प्लेन्स भी, अभी मैं कल न्यूज देख रहा था तो इंडिया ने एक अभी ऐसा लड़ाकू विमान बनाया है कि जिसको रनवे बहुत छोटा चाहिए, मतलब वो शिप के ऊपर से बड़े आराम से क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, या तो भैया नो डाउट उसका एंगल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होकर के क्या होगा, वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा तो रॉकेट वाला केस लगाओगे आप, समझ गए बच्चों। और अगर नॉर्मल जैसे पालम पे आकर के बहुत सारे हवाई जहाज उतरते हैं तो काफी लंबे लंबे रनवे होते हैं, तो उनका जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के नजदीक होता है, ठीक है। तो वहां पे आप जो है क्या लगाओगे जी, हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, और ऊपर नीचे वाला लगा रहे हो तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट लगाओगे। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने तो यहाँ थोड़ी सी देर में सारा काम खत्म कर दिया। अब जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस ले रखी हैं, न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, उनके लिए तो ये जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर क्लियर नहीं हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो इंडिविजुअली अपने डाउट्स मेरे से शेयर कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है। अब क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में ऑब्वियस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होगा उसके थ्रू फ्लक्स का ईएमएफ का कॉन्सेप्ट होगा। देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसकी वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ये वाला सरफेस जो है वो मेरे को फ्लक्स की वैल्यू देगा या कंट्रीब्यूट करेगा।
ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा एरिया वेक्टर है। तो भैया ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए तो इसमें तो जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वही जीरो होगा, तो चेंज हो गई नहीं, पास ही नहीं हो रहा है इस सरफेस से। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है भैया, एट ए टाइम तीनों डायरेक्शन में थोड़ी हो सकता है। एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होंगे उनसे फ्लक्स मेरा क्या होगा, जीरो। इसी चीज को हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स यहां पे दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा फेबुलस है क्वेश्चन। यहां पे क्या हो रहा है, लग तो बीएलबी रहा है लेकिन थोड़े अलग तरीके से लग रहा है। ये मेरे पास कोई व्हील है, सपोज साइकिल का व्हील है, और ये साइकिल की एक स्पोक है। स्पोक समझते हैं ना, हाँ ठीक है। वो एलॉय व्हील वाला नहीं है, साइकिल में एलॉय व्हील नहीं आया अभी, इसलिए मैंने साइकिल का व्हील लिया है। पहले कार का लेते थे, कार में भी पहले स्पोक वाले व्हील चलते थे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड और ये स्पोक घूम रहा है भैया एक सर्कुलर पाथ पे। अब जरा देखो यहां क्या होगा, इस एंड की वेलोसिटी v होगी, तो सेंटर पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो डियर स्टूडेंट लगाओगे तो यहां पे v ही, लेकिन ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लगाओगे आप, और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी v प्लस 0/2, ये वाला v। समझ गए? अब आपके पास में v जो है क्या होता है, ओमेगा r होता है। r इसकी रेडियस है, यहां पे l ले रखा है तो l ले लो, क्यों फर्क है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो तो आप जो ना v की जगह पे ये वैल्यू लगा सकते हो। l क्या है यहां पे, l भी यही वाला तो l है, तो इसकी जगह पे भी आप लोग कैपिटल L ले लोगे। यहां पे v आपने लिया ही, कैपिटल R लिया, और इसको लिख दिया ओमेगा l, और अपॉन में क्या आ रहा था बच्चों, 2 आ रहा था, तो अपॉन में 2। तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, बड़े प्यार से मिलता है। यहाँ पे f जो है वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो अपॉन में t है, क्योंकि ईएमएफ निकालने के लिए आप यहाँ पे अभी क्या निकालोगे, ये भी तो दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप जो है इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज को हम लोगों ने हाईलाइट करके भी दे रखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों से शेयर हुआ है, डिस्कस हुआ है। अब इसमें टिल्ट भी हो सकता है। एक बात और, आप इसमें कितनी भी स्पोक लगा दो, 50 लगा दो, 100 लगा दो, 200 लगा दो, कितनी भी स्पोक लगा दो, ईएमएफ पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सारी पैरेलल लगी हुई है भाई। सबकी जो एक एंड है वो तो सर्कमफ्रेंस पे जुड़ी हुई है, दूसरी एंड सेंटर पे जुड़ी हुई है, तो सारी पैरेलल में। अब पैरेलल में तो ई इसके अक्रॉस होगा, ई इसके अक्रॉस होगा, सबके अक्रॉस ई होगा। हाँ करंट की बात अलग हो सकती है, क्योंकि करंट जो होता है वो क्या होता है, ई ओवर आर होता है। अब मान लीजिए 50 स्पोक्स आपने लगा रखी है और एक स्पोक का जो रेसिस्टेंस है वो आर है, तो 50 स्पोक जब पैरेलल में होंगी तो r/50 हो गया। तो ऑब्वियसली आप जब करंट निकालोगे तो नंबर ऑफ स्पोक्स की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर ईएमएफ निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कितनी भी हो। तो अब देखो यहां से बड़ी मजेदार सी बात, सुदर्शन चक्र देखा भगवान श्री कृष्ण का? हाँ जी देखा, सबने देखा। अब आप जितने भी फोटो देखते हो, सुदर्शन चक्र भगवान का जब घूम रहा होता है तो उससे एक आग निकल रही होती है। क्या वो सिर्फ ऐसे ही नहीं भैया, साइंटिफिक है। क्या होगा, सुदर्शन चक्र जब घूमेगा तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्लैश करेगा। अब कहोगे जी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम है। भैया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही तो बहुत कम है। ओमेगा तो भगवान का चक्र है, कोई मजाक थोड़ी है। ओमेगा तो बहुत ज्यादा है। जब ओमेगा बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहां पे ईएमएफ भी डेवलप होगा। अब स्पोक्स उसके अंदर दिखाई दे रही है आपको, या चलो आपको नुकीला नुकीला सा कटीला सा तो दिखता है, तो भैया उसमें एडी करंट्स बनेंगी, और वो इतनी ज्यादा एडी करंट्स हो जाएंगी कि उससे आग निकलना शुरू हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आग क्यों? अच्छा जी ना भैया, थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करो। इंडक्शन कुकर तो देखा है, हलवा बना लेते हो, किसी दिन गैस पाइपलाइन अगर बंद हो जाती है, गैस नहीं आ रही होती, तो इंडक्शन कुकर का यूज करते हो कि नहीं करते हो? उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी यही है, एडी करंट्स का ही तो यूज है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स भगवान कृष्ण का जो चक्र घूम रहा होता है उसके चारों तरफ, सुदर्शन चक्र नाम है उसका, जब उसके चारों तरफ आप देखते हो कि आग का गोला है या उससे आग निकल रही है, तो दैट इज नॉट ए मिथ। ये अपने आप में साइंटिफिक है और फैक्ट है कि अगर हम बहुत तेजी से किसी इस तरह के चक्र को घुमाएंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घुमाएंगे, तो उसमें से आग निकलना स्वाभाविक है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
ये यहाँ पे हम लोगों ने केस दिया, रेसिस्टेंस डाल करके करंट निकाली, चार्ज की बात कर सकते हैं, हीट प्रोडक्शन भी बता दिया। अभी तो सुदर्शन चक्र में से आग निकाली थी, तो भैया सुदर्शन चक्र में से आग निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला डाल दो। कुछ नहीं होता जी नीट, क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट दे दिया तो आपका आसान क्वेश्चन सीबीएसई हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर डाल दिया तो थोड़ा मुश्किल हो गया, तीसरे वाला हो गया तो हॉट्स हो गया। जहां तीसरा कॉन्सेप्ट आपने डाला तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन नीट का हो गया। अब चौथा कॉन्सेप्ट डाल दिया आपने, ये तो भैया लास्ट है, हीट एनर्जी निकल रही है, तो ये तो आपके लिए नीट के लिए और जेईई के लिए क्वेश्चन बन ही गया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां कुछ और मेथड्स की बात हमने की, देखिए क्या क्या मेथड्स लिए यहां पे। अब ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटर आ गया एक तरीके से। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसमें ये कोई कॉइल है जिसमें के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा डी ओवर डी डी होगा। बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है। अब थीटा चेंज हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हो बी ए, माइनस का साइन चलो दे दो भैया, ईएमएफ निकाल रहे हो, डर क्यों रहे हो, दैट इज डी कॉस थीटा ओवर डी डी। अब कॉस थीटे का जो डिफरेंशिएशन है वो सब जानते ही हो, इसको और एलोबरेट करना है तो माइनस का बी ए लिखो, डी लिखो, कॉस ओमेगा टी लिखो, ओवर डी टी लिखो। अब तो ठीक है भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको चेंज करके क्या ले आते हो, आप इसको ले आते हो बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो भैया एन और डाल देते हो आप। ये आ गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। तो यही तो ऑल्टरनेटर के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो। अब जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग साइकिल कैसे चेंज होगी, बड़ा फेबुलस सा क्वेश्चन आप लोगों को कई बार मिलता है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगेन कोई थर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया कि भैया कितने एंगल पे क्या ईएमएफ होगा, तो यहां गलती नहीं करनी है। आप इस फिगर को और इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां डाला है इसको ध्यान से देख लो भैया। यहां पे एंगल कितना है, ईएमएफ कितना है, फिर यहां पे एंगल कितना है, ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, यहां पे एंगल कितना है, ये ध्यान से आप देख लो। और इस फिगर को तो मैं समझता हूं कि जो आपका ऑल्टरनेटर वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग टू फेज, वो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एडी करंट का कॉन्सेप्ट है कि हो तो यहां भी कोई ना, क्या कर रहे हो आप, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में कोई भी क्या ले रहे हो, कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हो। हाँ जी, इंसुलेटर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंसुलेशन अगर होगा तो और कंडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एडी करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। भाई इंसुलेशन का मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अभी तो बात की हमने I इक्वल्स टू E ओवर R। अब R अगर इनफाइनाइट है तो I जीरो होगा तो एडी करंट कहां होगी नहीं। तो इंसुलेटेड नहीं लेना, आपने कंडक्टिंग लेना है, चाहे वो कॉपर की है, जिंक की है, एल्युमिनियम की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, कोई भी कंडक्टिंग है जिसका रेजिस्टेंस फाइनाइट हो। अब जीरो रेजिस्टेंस भी नहीं लोगे कि साहब इसको पूरे को ले जाकर के जीरो केल्विन पे लेके और कह रहे हो जी इमेजिनरी इफेक्ट लगेगा इसमें और अब इसमें एडी करंट्स बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे भैया। जब इमेजिनरी इफेक्ट आपने इसमें लगा दिया, रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया, तो करंट कहां होगी। हाँ, अरे एक बच्चा बड़ा पीछे से अच्छी सी बात कह रहा है, वो कह रहा है जी E अपॉन जीरो करेंगे तो करंट इनफिनिटी होगी। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, विवेकानंद जी का भाषण सुन लेना, जीरो और इनफिनिटी के ऊपर बहुत लड़ाई हुई थी उनकी। चलिए, तो यहां देखिए, अब ये क्या हुआ जी, ये रिजिड सपोर्ट ले ली और हमने इसको इसके अंदर क्या किया, ऑसिलेट कराया। ऑसिलेट कराया तो ऑब्वियसली इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो चेंज होगा बार बार। चलो ठीक है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज मत करो, आप ऊपर नीचे करके क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर लेना। आपने घुमाया तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा या ओमेगा टी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, वही करोगे जी, बी ए डी कॉस ओमेगा टी ओवर डी टी। अब इसको अगर इसके रेसिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ये आ गया इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को आप लोग क्या कह रहे हो, यहां पे एडी करंट कह रहे हो। तो अब ये एडी करंट्स कहां फ्लो करेंगी, इसकी सरफेस में करेंगी जी। डायरेक्शन दोगे लेंस के थ्रू, ठीक है, या एमबीआई महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया से भी दे सकते हो। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, करंट यहां फ्लो करेंगी, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। फॉर्मूला अभी बताया 2 मिनट पहले। तो ये भी प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, अगर ये फ्री टू ऑसिलेट नहीं है। ये देखिए,
आपने इसको बना दिया परफोरेटेड। इस तरह की प्लेट को बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड में क्या कि जो करंट के फ्लो होने का पाथ था वो लंबा कर दिया आपने। पहले तो ये सीधे सीधे ऐसे आ जा रहा था, ऐसे आ जाता, लेकिन अब ये ऐसे नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आपने यहां से बीच में गैप दे दिया, ये ऐसे कर दिया। तो देखो भैया लंबा पाथ हो गया। लंबा पाथ हो गया तो क्या होगा? सिंपल सा I इक्वल्स टू E ओवर R। R आपने बढ़ाया तो I कम हो गया, यानी जो एडी करंट्स हैं वो रिड्यूस हो गए। सिंपल। तो रेजिस्टेंस आप जो है ट्रांसफार्मर की कोर में या व्हाटएवर सो स्पोक्स वाले व्हील्स में ये रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपका जो एडी करंट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए। आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस। देखिए एडी करंट्स को ही हम लोगों ने यहाँ पे लाइट मेटलिक डिस्क की फॉर्म में लिया है। अगर हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, डिस्क को ऊपर नहीं जाने देंगे, फोर्सफुली रोकेंगे तो ये हीट अप हो जाएगी। ये हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट अगेन परफोरेटेड हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं और उनके बीच में हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? कोई भी इंसुलेशन लगाया हुआ है। इट में भी पेंट भी इंसुलेशन होता है। ये सॉलिड कोर को दिखाया हुआ है यहाँ पे, दैट इज सॉलिड कोर, और दूसरी वाली कोर को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है लैमिनेटेड कोर। तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर्स में हम लोग लैमिनेटेड कोर ही यूज करते हैं। रेजिस्टेंस अब आगे कुछ एडी करंट्स को लेकर के हमने बात की। बेसिकली इंड्यूस करंट्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट्स कहते हैं। ये हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ पे चलने की कोशिश करती हैं। डायरेक्शन इनकी हम लोग लेंज लॉ की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं। एडी करंट्स हैव बोथ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स एंड प्रैक्टिकली यूज एप्लीकेशंस। भैया कोई पढ़ के आतंकवादी बनता है और कोई जो है देश की सेवा करता है अब्दुल कलाम जी की तरह से। तो ऑब्वियसली ऐसे ये इंड्यूस करंट्स हैं या एडी करंट्स हैं, इनके दोनों तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं और डिजायरेबल भी हो सकते हैं। ये नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगेन देखिए मेडिकल साइंसेस के लिए, एडी करंट्स कैन बी इंड्यूस्ड इन बायोलॉजिकल टिश्यूज। फॉर एग्जांपल द कैविटी ऑफ आई इज फिल्ड विद ए कंडक्टिंग फ्लूइड। तो ये बायोलॉजिकल एक चेंज आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे एडी करंट्स के लिए फर्दर वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैं भी इसको एक बार एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन। देखते हैं जरा क्या है। ये आपके पास में डीसी सोर्स लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए ये क्लोजिंग स्विच है, सर्किट है। आप जैसे ही इस स्विच को ऑन करोगे तो करंट 0 से मैक्सिमम होगी और इस डायरेक्शन में होगी। अब जब करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन ये होगी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट। ध्यान रहे 0 से मैक्सिमम हो रही है, यानी इंक्रीजिंग करंट है। इंक्रीजिंग करंट है तो जो इंड्यूस करंट होगी या एडी करंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब आप क्या करते हो जी, यहां पे इसको करते हो ऑफ करते हो तो यहां क्या हो रहा है? अब यहां पे I से 0 हो रही है, यानी कि डिक्रीजिंग करंट है। डिक्रीजिंग करंट है तो जिस डायरेक्शन में आपकी डिक्रीजिंग करंट है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया सा हम लोग लेते हैं। जब हमें स्टैंडर्ड कॉइल बनानी होती है, रेजिस्टेंस कॉइल बनानी होती है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ क्या होता है, हमारे पास में सिंपल सा वायर होता है और इस वायर को हम लोगों को अगर कॉइल करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये देखिए, मान लीजिए ये वायर है, ये आपके सामने वायर है। अब इसमें कॉइलिंग अगर आप करनी है तो इसको ऐसे करके पहले डबल करो और डबल करने के बाद ऐसे करके कॉइल करो। ये देखिए जो नीचे दिखा रखा है। तो इसमें क्या होगा कि एक तरफ की जो जाने वाली करंट है वो दूसरी तरफ की आने वाली करंट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी और इसमें प्योर रेजिस्टेंस रहेगा। इसमें रेजिस्टेंस के साथ वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जो इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा जी। तो इस तरह से प्योर रेसिस्टिव कॉइल्स आप बना सकते हो। अदरवाइज तो जब भी सर्किट को ऑन ऑफ करोगे तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, छोटे समय के लिए, निश्चित सी बात है यहां सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, इवन म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, क्योंकि कॉइलिंग है, क्या होगा? इनर्शिया ऑफ करंट होगा और वो भी कहीं ना कहीं करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स ऑफर कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग जो है वो इस तरह की होती है। ये हम लोगों ने लिया थी म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। एक कॉइल में आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे कॉइल में आपको इफेक्ट मिलेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अगर आप यूनिट्स की बात करते हो तो ये मिलता है, यहां से हेनरी में दे सकते हो आप इसको।
सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी यूनिट तो सेम मिलेगी, हैम भी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डाला। अब देखो इस फॉर्मूले में यूज करते समय हमें ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले में यूज करते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना है बच्चों कि L आपको बड़े से बड़ा लेना है और एरिया छोटे से छोटे लेना है। अगर इन दोनों कॉइल्स का एरिया और जो लेंथ है वो अलग अलग हैं, अब देखो यहां पे लेंथ भी अलग अलग है दोनों की, जो डॉटेड लाइन वाली है उसकी लेंथ मेरे को छोटी दिख रही है और जो रेड वाली सॉलिड लाइन वाली है उसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है, तो मैं जो लंबी वाली लेंथ है उसको कंसीडर करूंगा। अब एरिया भी मेरे को अलग अलग दिख रहा है, रेड वाली का एरिया तो सिर्फ इतना है जी, और जो मेरे पास डॉटेड वाली दूसरी कॉइल है उसका एरिया इतना है, तो मैं इसमें एरिया कौन सा लूंगा, लड़ाई होगी। ऑब्वियसली आपको एरिया छोटे वाला लेना है और लेंथ आपको बड़ी वाली लेनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कि भैया अगर 100% इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है m अपॉन स्क्वायर रूट L1 L2, यहां से आप लोग निकाल के दे सकते हो, where m is the coefficient of mutual inductance and L1 L2 are the coefficients of self inductance। दो कॉइल है तो दोनों का अलग अलग है। डिस्टेंस ये स्मॉल n n1 n2 के टर्म्स में दे रखा है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में दे रखा है, दैट इज द कांसेप्ट। अब देखिए यहां जो है कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की है हमने, इसमें क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है डियर स्टूडेंट्स सेल्फ इंडक्टेंस का, एक कॉइल ये दूसरी कॉइल ये, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो L1 L2 होगी, जस्ट एनालोगस टू रेसिस्टेंस। लेकिन ध्यान रहे ये जब भी मेरा वेरिंग करंट्स यहां से फ्लो करेंगे तभी इफेक्ट में आएगा, तो या तो मैं यहां पे एसी सर्किट लगाऊं अल्टरनेटिव करंट्स वाला, या जब मैं डीसी सर्किट होगा तो जब उसको ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा सिर्फ उतनी ही देर ये काम करेगा। अब इसको अगर देखोगे तो ये भी मेरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन यहां पे देखो जरा ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने यहां पे दे रखे हैं। इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला नो डाउट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरिया और लेंथ जो है एक ही कॉइल है तो हमें एक ही लेना होगा निश्चित रूप से। और आइडियल सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता है। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ फिगर हैं जिनके बेसिस पे हम लोग करंट की डायरेक्शंस को फिर दोबारा से लेने की बात करेंगे, लेंज लॉ और जो हमारा एमबीआई है उसको लगा करके बात करेंगे। आगे की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज मैं समझता हूं हम इतना ही इसको रिवाइज करते हैं और बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।